प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 10। उस मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि डैडी यहाँ है और सीढ़ियाँ चढ़ने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, योगेश ने समझाते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ मानव और सुहानी कार में बैठे हुए थे, तभी मानव का मोबाइल फ़ोन बजा। मानव ने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा, उस पर योगेश वर्मा लिखा हुआ था। यह देखकर मानव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और मोबाइल फ़ोन अर्नव को दे दिया। अर्नव ने कॉल पिक किया। मानव, तुम किसी भी मामूली सी लड़की के लिए मेरी बेटी को सज़ा कैसे दे सकते हो? वो लड़की, सर मैं अर्नव बोल रहा हूँ। मानव, सर मीटिंग में बिजी है। अर्नव ने उसकी बातों को बीच में काटते हुए जवाब दिया। यह सुनने के बाद योगेश ने कहा, अर्नव मेरी बात मानव से कराओ, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करना है। योगेश ने ऑर्डर देते हुए कहा। यह सुन अर्नव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु फिर भी उसने एक नज़र मानव की ओर देखा और मानव ने फ़ोन काटने का इशारा किया। फिर उसने कहा, सर मैं माफ़ी चाहूँगा, जब सर फ्री होंगे तब मैं आपकी उनसे बात करवा दूँगा। अर्नव ने कहा और फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही योगेश चिढ़ गया और अधिराज सेठी को फ़ोन लगा दिया। क्या उसकी सज़ा शुरू नहीं हुई है? मानव ने पूछा। यह सुनने के बाद अर्नव ने विवेक को फ़ोन कर सज़ा शुरू करने को कहा और विवेक ने वैसा ही किया, परंतु 4 सीढ़ी चढ़ते ही दिव्या की हालत ख़राब होने लगी, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए रुकी। तुम यहाँ रुकी क्यों? दीवार में लगे रेडियो में से विवेक की सख्त आवाज़ आई। मैं बस चल ही रही हूँ, दिव्या ने नाराज़ होते हुए कहा। तभी दिव्या के पीछे खड़े लोगों ने उस पर पिस्तौल तान दी। ये देखकर दिव्या घबरा गई और फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। 20 सीढ़ियों के बाद दिव्या के पैरों में दर्द होने लगा था और आखिरी सीढ़ी पर आते आते वो बेहोश हो गई। इस पर पानी डालकर उठाओ, अभी एक बार और 225 सीढ़ियाँ चढ़नी है, विवेक ने कहा। दूसरी तरफ आज का दिन सुहानी के लिए बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि उसकी पहली मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि उन सभी लोगों ने उसकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। शुरू में सुहानी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, परंतु मानव ने सब कुछ संभाल लिया। आज मानव बहुत ज़्यादा खुश था और सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की थी कि उसने सुहानी को कंपनी ज्वाइन करवाई थी। अब वो जल्दी ही सुहानी को एक अच्छी पोस्ट भी ज्वाइन करवा लेगा। आज मानव सुहानी को बाहर डिनर करवाने लेकर गया था। मैं बाथरूम से होकर आती हूँ, सुहानी ने कहा। उसकी ये बात सुन मानव ने कहा, मारिया इसके साथ जाओ। मानव ने सुहानी के साथ आई फीमेल बॉडीगार्ड से कहा। यह सुनने के बाद सुहानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। डिनर के बाद होटल में सुहानी बिस्तर पर लेटी हुई थी, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने आज अपनी बहन माधवी को देखा था जो किसी लड़की के साथ थी। माधवी 7 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ भाग गई थी। उसके बाद सुहानी माधवी से कभी भी नहीं मिल पाई, परंतु आज सुहानी ने माधवी को देखा था। वो मुस्कुरा रही थी, परंतु फिर भी उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे और वो निशान गले पर भी थे, जैसे उसे बेरहमी से मारा पीटा गया हो। यह देखकर सुहानी की आंखें नम हो गई। सुहानी माधवी के पास जाने ही वाली थी कि तभी मारिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहीं ना जाने को कहा। सुहानी के सामने अभी भी माधवी का वो चोट से भरा हुआ चेहरा आ रहा था। ये महसूस कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ? क्या तुम परेशान हो? मानव ने सुहानी की आंखों से आंसू पोंछते हुए पूछा। क्या हुआ? तुम परेशान हो? मानव ने सवाल किया। आज मैंने अपनी बहन को देखा, सुहानी ने जवाब दिया और उसका ये जवाब सुन मानव ने उसे अपने बाहों में कसकर पकड़ लिया, जैसे डर रहा हो कि कहीं वो दूर ना चली जाए। फिर थोड़ी देर बाद मानव ने कहा, अच्छी बात है, परंतु हम कल ही मुंबई जा रहे हैं, इसीलिए तुम मुझसे नहीं मिल सकती हो। उसके होंठ कटे हुए थे और उसके चेहरे पर भी कुछ निशान थे जिन पर बहुत सारा मेकअप कर उन्हें छिपाया गया था और उसके गले पर भी। बस मानव ने उसकी बातों को बीच में काटते हुए आगे कहा, सो जाओ, हमें कल निकलना है। परंतु वो निशान कैसे होंगे? क्या उसे किसी ने मारा होगा? सुहानी ने मासूमियत से सवाल किया। मैंने उसे नहीं देखा था, परंतु तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई होगी, मानव ने जवाब दिया। क्या? तो क्या वो निशान ज़बरदस्ती से बने हुए थे? लेकिन मेरे शरीर में तो ऐसा कोई निशान नहीं बनता, सुहानी ने सवाल किया और उसकी ये बात सुन मानव सुहानी को घूरकर देखने लगा
उसके ऐसे घूरने से सुहानी थोड़ा डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर सुहानी को हंसी आ गई, परंतु उसने खुद को कंट्रोल किया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी बहन केरला में रहती है, मानव ने कहा। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि वो 7 साल पहले अर्जुन के साथ घर से भाग गई थी। उसके बाद मैं ना उससे कभी मिली और ना ही मुझे उनके बारे में कुछ पता चला, परंतु मैंने इतना सुना था कि वो अर्जुन भी काफ़ी अमीर परिवार से था। सुहानी ने जवाब दिया, अमीर? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अमीर है, इसलिए मुझे उसका पूरा नाम बताओ, मैं खुद ही पता करवा लूँगा, मानव ने कहा। अर्जुन सिन्हा, सुहानी ने सोचते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब सो जाओ, हम कल बात करेंगे, मानव ने सुहानी के दोनों आंखों को चूमते हुए कहा। सुहानी को आज भी याद था कि माधवी से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि माधवी सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे बहुत चिढ़ती थी और हमेशा सुहानी से ऊपर रहने की कोशिश करती थी। सुहानी आज तक ये बात कभी नहीं समझ पाई कि आखिर माधवी उससे नफरत क्यों करती थी। अगली सुबह सुहानी की आंखें खुली तो हमेशा की तरह बिस्तर पर मानव नहीं थे। सुहानी नहाकर तैयार हो गई। दूसरी तरफ मानव स्टडी रूम में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। मानव ने एक नज़र स्क्रीन की ओर देखा। दादाजी? ये देखकर मानव ने जल्दी से फ़ोन पिक किया। हेलो दादाजी, आप कैसे हैं? मानव ने पूछा। मैं ठीक हूँ, परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम दिव्या को परेशान क्यों कर रहे हो, और वो भी किसी लड़की की वजह से। आखिर कौन है वो लड़की? अधिराज सेठी ने हैरानी से पूछा, क्योंकि ये पहली बार ही था जब अधिराज सेठी ने सुना था कि मानव किसी लड़की की वजह से इतना कुछ कर रहा है। दरअसल दिव्या के पिता भी दिव्या की ही तरह, जिन्होंने मिर्च मसाले के साथ अधिराज सेठी से शिकायत की थी। क्या कहा उन लोगों ने आपसे? मानव ने सवाल किया। तुम उनको छोड़ो, परंतु तुम मुझे ये बताओ कि क्या वाकई में तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है? अधिराज ने मानव की दिल की बात जानने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ है, मानव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। कौन है वो लड़की? क्या तुम उसे अपने दादा से नहीं मिलवाना चाहते हो? अधिराज सेठी ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे आपसे ना मिलवाऊं? इसीलिए आप परेशान ना हो, मैं आपकी बर्थडे पर उसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा। मानव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा, अधिराज सेठी ने खुश होते हुए कहा और अपना फ़ोन काट दिया। वैसे तो वो मानव को डांटने वाले थे, क्योंकि उन्हें मानव के गुस्से के बारे में बहुत अच्छे से पता था, परंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि मानव किसी लड़की को पसंद करता है, ये सुनकर वो सारा गुस्सा भूल गए थे, क्योंकि बरसों से उन्होंने मानव के अकेलेपन को ही देखा और ये देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। वो हमेशा यही चाहते थे कि मानव का अकेलापन दूर हो जाए, लेकिन आज मानव के मुंह से ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ऐसा नहीं था कि वो अपने बेटे या पोतों को प्यार नहीं करते थे, बल्कि उनके लिए दोनों बराबर थे, परंतु मानव को लेकर ज़्यादा चिंता का कारण सिर्फ यही था कि वो हमेशा से ही अकेला रहा था। और जब रमेश की मौत हुई थी तब अधिराज ने उससे अपने साथ रहने की कोशिश की, परंतु वो नहीं रहा, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। दूसरी तरफ दिव्या हॉस्पिटल में एडमिट थी। 2 डॉक्टर्स उसके पैरों को देख रहे थे। दिव्या को अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मिस्टर वर्मा, मुझे लगता है कि इन्हें 1 महीने तक अपने पैरों पर नहीं चलना चाहिए, डॉक्टर ने योगेश को देखते हुए जवाब दिया। उसके बाद वो दोनों डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर की बात सुन दिव्या और जोर से रोने लगी। चुप हो जाओ प्रिंसेस, डैडी सब कुछ ठीक कर देंगे, योगेश ने समझाते हुए कहा। क्या ठीक कर दोगे आप? अगर आपको कुछ करना ही है तो उस मनुष्य को जान से मरवा दो, दिव्या ने गुस्से में रोते हुए कहा। ठीक है प्रिंसेस, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मानव और सुहानी मुंबई के लिए निकल चुके थे। इस बार दिव्या उनके साथ नहीं थी। दूसरी तरफ दिव्या को यह खबर मिली कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनने के बाद वो गुस्से से अपने घर में रखी चीज़ों को फेंकने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मानव मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकता है? वो तो मुझसे प्यार करता है ना। बोलते हुए दिव्या रोने लगी। हाँ मेरी प्रिंसेस, मानव तुमसे बहुत प्यार करता है, परंतु उस मनुष्य की वजह से ये सब हो रहा है। परंतु तुम चिंता मत करो बेटा, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारी शादी मानव से हो गई तो फिर मानव भी सिर्फ तुम्हें ही प्यार करेगा, योगेश ने दिव्या को चुप कराते हुए समझाते हुए कहा। आप सच कह रहे हैं ना डैड? मानव मुझसे शादी करेगा ना? दिव्या ने रोते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मानव अपने दादा अधिराज सेठी को बहुत मानता है
और आज तक उसने अधिराज की एक भी बात नहीं टाली, योगेश ने समझाते हुए कहा। और उसकी ये बात सुन दिव्या थोड़ा शांत हुई। मुंबई में सेठी हाउस सुहानी अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी। वैसे तो टीवी मानव के कमरे में भी नहीं था, परंतु सुहानी के आने के बाद यहाँ पर भी टीवी लगवा दिया गया था और उसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी रोमांटिक मूवीज़ रखी हुई थी। ये मानव ने ही रखवाई थी, क्योंकि मानव हर वो कोशिश कर रहा था सुहानी के दिल में जगह बनाने के लिए। लेकिन कुछ दिनों से सुहानी में आए बदलाव को देख मानव को समझ आ रहा था कि सुहानी के दिल में उसके लिए थोड़ी जगह बन गई थी। इसीलिए उसने कुछ रोमांटिक डीवीडी कम करवा दिया था। उसके अलावा भी सुहानी टीवी पर बहुत से चैनल देख सकती थी। इस समय सुहानी टीवी पर कुछ अच्छा खोज रही थी, तभी वो न्यूज़ चैनल पर पहुंच गई। 4 लोगों की लाश, गौरव आहूजा, विकी बंसल, युग वैदी और निखिल सिंह की लाश गुजरात के नॉर्थ ईस्ट शहर में लावारिस पड़ी मिली। ये देखकर सुहानी हैरान रह गई। तभी मानव भी कमरे में आते हुए टाई ढीली कर रहा था, परंतु जैसे ही उसने न्यूज़ को देखा, उसके बाद मानव की नज़र सुहानी पर गई और उसके बाद उसने जल्दी ही चैनल चेंज कर दिया। ये देखकर सुहानी हैरानी से सोचने लगी। तभी उसकी नज़र मानव पर गई, जो उसके सोफे के पीछे खड़ा हुआ उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। आप कब आए? सुहानी ने सवाल किया। बस अभी अभी, मानव ने सुहानी के माथे पर किस करते हुए कहा और कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। लेकिन सुहानी अभी भी उस न्यूज़ के बारे में ही सोच रही थी। क्या उन लोगों को मानव ने ही मारा होगा? क्या हुआ? क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? मैं बदल दूं? मानव ने सुहानी के पास बैठते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आपने उन लोगों को मारा है? सुहानी ने सवाल किया। मैं क्यों मारूंगा? इनके किसी दुश्मन ने ली होगी इनकी जान। और वैसे भी तुमने इनकी हरकतें देखी नहीं थी क्या? तो जाहिर सी बात थी कि इनके पास दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। मानव ने समझाते हुए कहा। हाँ, शायद आप सही कह रहे हो। सुहानी ने सहमति जताते हुए कहा। ठीक है, चलो हम साथ में डिनर कर लेते हैं, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सुहानी ज़्यादा ऑफिस नहीं जाती थी, क्योंकि मानव चाहता था कि वो अपना अच्छे से ख्याल रखे। और आखिरकार दादाजी का जन्मदिन आ ही गया। मानव ने पहले ही इस दिन के लिए तैयारी करवा ली थी। आज सुहानी ने लाइट पिंक लहंगा पहना हुआ था। उसने मेकअप भी किया हुआ था। उसने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज मानव भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। दोनों गाड़ी में बैठे अधिराज सेठी के जन्मदिन में जाने के लिए निकल चुके थे। सुहानी आज बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि वो आज पहली बार अपने दादा ससुर से मिलने जा रही थी। अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो? सुहानी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। तुम बहुत सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मानव ने समझाते हुए कहा। सेठी हवेली। सुहानी और मानव दोनों ही सेठी हवेली पहुंच चुके थे, परंतु सुहानी की नर्वसनेस अभी भी कम नहीं हुई थी। इसीलिए वो गाड़ी से नीचे उतरते समय बहुत ज़्यादा सोच रही थी। ये देखकर मानव ने सुहानी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और अंदर की ओर बढ़ गया। सेठी हवेली बाहर से बहुत बड़ी और लाइटों से जगमगा रही थी, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हवेली के बाहर बहुत ज़्यादा हरियाली थी। इसमें कोई शक नहीं था कि मानव को भी उनकी तरह ही हरियाली पसंद थी। हवेली के अंदर काफ़ी चहल पहल लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे जो ग्रुप्स बना के बातें कर रहे थे। और जैसे ही मानव और सुहानी अंदर गए तो सबकी नज़रें उन पर ही टिक गई। खास तौर पर वो सुहानी को हैरानी से देख रहे थे। ये सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन थी और मानव के साथ क्यों थी। काफ़ी लड़कियों को तो सुहानी से जलन भी होने लगी थी, लेकिन मानव ने सुहानी को उनमें से किसी से भी नहीं मिलवाया और सुहानी को लेकर सीधे आगे बढ़ गया और एक बुजुर्ग आदमी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। सुहानी ने उसे ध्यान से देखा। उस आदमी ने क्रीम कलर का कुर्ता और गाजरी कलर का पैजामा पहना हुआ था। उनके सारे बाल सफ़ेद थे। तभी उस बुजुर्ग आदमी को महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है, इसीलिए वो पीछे मुड़े। अधिराज सेठी ने पीछे मुड़कर देखा और मानव को देखते ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर मानव को गले से लगा लिया। कैसे हो मानव? क्या तुम्हें इतने दिनों से अपने दादा की याद नहीं आई? अधिराज बोलते हुए थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे।
मैं अच्छा हूँ, आपको पता है ना कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, मानव ने समझाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, और उनकी आंखों में आई थोड़ी सी आंसू को पोंछने लगा। सुहानी समझ गई थी कि यही मानव के दादाजी है। तभी अधिराज की नज़र भी सुहानी पर पड़ी और वो कुछ पूछ पाते उससे पहले ही सुहानी ने आगे बढ़कर अधिराज सेठी के पैर छू लिए। ये देखकर अधिराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये लड़की वाकई में संस्कारी है, अधिराज ने मन में सोचा। क्या ये वही लड़की है? अधिराज ने मानव को देखते हुए सवाल किया। हाँ, ये सुहानी है, मानव ने बताया। उसकी बात सुन अधिराज सुहानी को और ध्यान से देखने लगे। तुम तो बहुत प्यारी हो, अधिराज ने मुस्कुराते हुए कहा और मानव को देखते हुए आगे पूछा, मानव कहाँ छिपा कर रखा था इस चांद को? दादाजी की बात सुन सुहानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो शर्माते हुए नीचे देखने लगी। ठीक है, अब अगर तुमने इसे लाने में इतनी देर की थी, इसीलिए अब तुम दोनों को यहीं रहना होगा, अधिराज ने ऑर्डर देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं दादाजी, भला आपकी बात मैंने कब टाली है जो अब टालूंगा, मानव ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुन दादाजी मुस्कुराने लगे। कैसे हो मानव? तभी पीछे से किसी की जानी पहचानी आवाज़ आई। आवाज़ सुन मानव और सुहानी दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर अभी भी चमक थी और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। ताऊ जी, आप कैसे हैं? मानव ने सवाल किया। हालांकि उन्हें देखकर मानव को कोई खास खुशी नहीं हुई थी। मैं ठीक हूँ, परंतु तुम्हें देखकर, राहुल ने तिरछी मुस्कान नज़र से सुहानी की ओर देखा। लगता है तुम भी सीख गए हो कि ज़िंदगी को एंजॉय कैसे किया जाए। उनके कहने का सीधा अर्थ ये था कि मानव ने सुहानी को अपने साथ खेलने के लिए रखा था और उनका ये मतलब मानव भी समझ गया था। परंतु जैसे ही वो आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही दादाजी ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो तुम दोनों। और राहुल, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं? तो कम से कम उसका ख्याल तो करो। ये सुनने के बाद राहुल दांत पीसते हुए वहाँ से चला गया। माफ़ करना बेटा, वो थोड़ा नशे में था, इसीलिए इतना कुछ बोल गया। दादाजी ने सुहानी से माफ़ी मांगते हुए कहा। नहीं दादाजी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, अधिराज ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखते हुए कहा। मानव दादाजी से अपनी शादी के बारे में बताना चाहता था, परंतु ये उसके लिए सही समय नहीं था। अब तो तुम खुश हो ना, क्योंकि दादाजी ने तुम्हें पसंद कर लिया? मानव ने मुस्कुराते हुए पूछा। दादाजी तो बहुत अच्छे थे, परंतु बोल। सुहानी चुप हो गई। मानव उसकी बात समझ गया था, इसीलिए बोला, हाँ तुम सही हो। ना ताऊजी मुझे पसंद है, ना मैं ताऊजी को, इसीलिए उनके पसंद नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे मानव बेटा, अपनी दादी से मिलोगे भी नहीं? तभी एक बुजुर्ग महिला मीनाक्षी सेठी ने मानव के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा। उनको देख मानव ने आगे बढ़कर जैसे ही उनके पैर छूने चाहे, वैसे ही उन्होंने रोक लिया और सीधे मानव को गले से लगा लिया। सुहानी देख सकती थी कि वो भले ही बूढ़ी हो गई थी, परंतु उनके चेहरे पर अभी भी उतनी ही चमक थी। उनका रंग गोरा था और आंखें भूरी थी। उनके भी सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। सुहानी उन लोगों को मुस्कुराते हुए देख सोच रही थी कि जब मानव के पास इतना अच्छा परिवार था, तब भी मानव अकेले क्यों रहते थे। तभी मीनाक्षी जी की नज़र सुहानी पर पड़ी, जो उन लोगों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी उन्हें याद आया कि अधिराज ने कहा था कि मानव किसी खास लड़की को हमसे मिलवाने के लिए लेकर आ रहा है। अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो बच्चा, अपनी दादी के पास नहीं आओगी? मीनाक्षी जी ने सुहानी को देख अपनी बाहें फैलाते हुए उसे खुद की ओर बुलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर सुहानी भी मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। शैतान कहीं का, मीनाक्षी जी ने मानव के कान पकड़ते हुए कहा। मेरी इतनी सुंदर पोती को मुझसे कहाँ छुपा कर रखा था? मीनाक्षी जी बहुत अच्छे से समझ गई थी कि अगर वो लड़की मानव के लिए खास थी, मतलब वो उसी से शादी करना चाहता था। इसीलिए मीनाक्षी जी पहले ही सुहानी को अपनी बहू मान चुकी थी। ये सुनने के बाद सुहानी ने मुस्कुराकर शर्माते हुए अपनी नज़रें नीचे कर ली। दादी दुखता है, अच्छा माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मानव ने माफ़ी मांगते हुए कहा। और उसके बाद मीनाक्षी जी ने मानव के कान को छोड़ दिया और मानव को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है छोड़ रही हूँ, परंतु इसकी सज़ा दिए बगैर नहीं। और तुम्हारी सज़ा ये है कि अब से तुम दोनों हमारे साथ हमारे घर में ही रहोगे।
वैसे भी मेरी बच्ची का चेहरा कितना पीला पड़ा हुआ है, तुम्हें तो इसका ठीक से ख्याल रखना भी नहीं आता है। मीनाक्षी जी ने सुहानी के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने सुहानी के हाथ को पकड़ नब्ज देखने लगी और थोड़ी देर बाद उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि घर में नन्हा शैतान भी आने वाला है, मीनाक्षी जी ने खुश होते हुए कहा और उनकी ये बात सुन सुहानी हैरान रह गई। हालांकि मानव के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, वो दादी जी गायकोलॉजिस्ट थी। मानव ने सुहानी की हैरानी को देख जवाब दिया, हाँ दादी। वो मानव बोलने में थोड़ा शर्मा रहा था। ये देखकर दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? दादी, वो हम लोग शादी कर चुके हैं, मानव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। यह सुनने के बाद दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। हालांकि उन्हें इस बात का दुख भी था कि वो मानव की शादी नहीं देख सकी, परंतु वो जानती थी कि मानव को ज़्यादा भीड़-भाड़ या धूमधाम पसंद नहीं था। परंतु सबसे खुशी की बात यह थी कि वो अब अकेला नहीं था। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं अपनी पोती के वेलकम करने के लिए कुछ तैयारी कर लेती, मीनाक्षी जी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा और सुहानी को देखते हुए नरम आवाज में कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटा, तुम पहली बार अपने ससुराल आई परंतु मैं तुम्हारा ठीक से स्वागत भी नहीं कर पाई। आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपको मुस्कुराते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे भी अच्छा लगा कि आपने मुझे अपनाया, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनाऊंगी क्यों नहीं, भला इतनी सुंदर पोती को जाने थोड़ी ही दूंगी, दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी एक नौकरानी ने मीनाक्षी के पास आकर उसके कान में कुछ कहा और फिर वहां से चली गई। क्या हुआ दादी? मानव ने सवाल किया। कुछ नहीं बेटा, वो अर्जुन ने शराब पीकर फिर से विनी को बंद कमरे में मारना शुरू कर दिया है। तुम लोग एंजॉय करो, मैं आती हूँ, दादी ने कहा और फिर वहाँ से तुरंत चली गई। ये अर्जुन कौन है? सुहानी ने सवाल किया। अर्जुन ताऊ जी का बड़ा बेटा है, परंतु विनी कौन है ये मुझे भी नहीं पता, मानव ने थोड़ा हैरान होते हुए जवाब दिया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।